गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड का कौन सा टॉपिक चल रहा था? क्लॉटिंग ऑफ फैक्ट, यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड का थक्का बनना यानी जमा होना। सबसे पहले हम समझते हैं कि थक्का बनना होता क्या है, ब्लड का थक्का बनना होता क्या है। आप सभी लोगों को ना कभी कट तो लगा होगा, कहीं पे कोई कट लगा होगा। उस कट के दौरान क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है। और जब ब्लड बाहर निकलता है तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ देर तक दबा के रखते हैं। कुछ देर तक उसको हमने दबा के रखा तो देखेंगे कि ब्लड का बहना बंद हो जाता है। ब्लड का बहना बंद हो जाता है। उसी को जब बंद हो गया तो कुछ टाइम के बाद देखा जाएगा तो क्या बना जाता है, एक वहां पे क्या लेयर बन जाती है। उस लेयर को, और किसकी वजह से बना? थक्का बनने की वजह से बना, यानी ब्लड का क्या हो गया, थक्का बन गया। यानी ब्लड का थक्का बनना कितने प्रोसेस में होगा, ये हम पूरी डिटेल से समझेंगे, कौन कराता है, कैसे होता है। ब्लड का थक्का बनना कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। कैस्केडिंग प्रोसेस का मतलब है कि ब्लड का थक्का बनना क्या कहलाया, कैस्केडिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस कितने मिनट के लिए होती है? 4 मिनट के लिए होती है। कितने मिनट? 4 मिनट। आपको कहीं कट लगा तो 4 मिनट 5 मिनट तक ही केवल आप उसको दबा के रख सकते हैं। तो 4 मिनट ही दबा के, उसके बाद क्या होगा, ब्लड का आना बंद हो जाएगा। ये थोड़ी है 4 दिन तक दबा के बैठे रहोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। 4 मिनट में ही ब्लड का थक्का बन जाएगा। सुनिएगा कैसे होता है, अब इसके बारे में समझते हैं। हमारे ब्लड में जब मान लो किसी को कट लगा, किसी को मान लो यहां पे मैंने कट का चिन्ह लगाया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा, यहां पे कट लगा। तो जब यहां पे कट लगा तो हमारे ब्लड में जो थ्रोम्बोसाइट है यानी प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आई। किसके संपर्क में आई? वायु के संपर्क में आई। जब ये वायु के संपर्क में आया तो क्या बनाया भाई, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। क्या बनाया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। किसके रिस्पेक्ट में आने के बाद, ये जो थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट जब वायु के रिस्पेक्ट में आया, वायु से जब मिला तो क्या बना दिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, कैल्शियम से मिलेगा। हमारे बॉडी में जो कैल्शियम होता है उससे मिला, यानी जो ब्लड में कैल्शियम है उससे मिला। अब जब कैल्शियम से मिलेगा तो ये दोनों मिलके कहेंगे कि चलो थ्रोम्बिन को जगाया जाए, यानी थ्रोम्बिन को भी नहीं पता है, प्रोथ्रोम्बिन को अभी नहीं पता है। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या कर रहा है, सो रहा है। क्या कर रहा है, सोया है। अब सोने के बाद जब ये सो रहा है तो ये दोनों पहुंचे कौन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, कि भाई प्रोथ्रोम्बिन उठो उठो उठो, कट लगा है, कहीं पे कोई कट गया है। जब इसको कट लगा तब इसको जाके बताया, है कौन बताया, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलके किसको बताएं, प्रोथ्रोम्बिन को। अब जब प्रोथ्रोम्बिन को बताया तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, जब उठेगा, मतलब जब गया तो क्या बना दिया, थ्रोम्बिन। क्या बनाया, अभी तक सोया है तो प्रोथ्रोम्बिन, सो के उठ गया तो थ्रोम्बिन। समझ में आया? सोया है प्रोथ्रोम्बिन और सो के उठ गया तो थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ मिलेगा। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ मिलेगा। फाइब्रिनोजेन को बोलेगा भाई उठ 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 उठ, यहां पे कट लगा है इसके बॉडी में। तो जब थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से मिलेगा तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, फाइब्रिन बना देंगे। क्या बनाएंगे, फाइब्रिन बनाएंगे। देखो इसमें प्रोसेस सबकी चल रही है, कोई किसका कुछ जगाना काम है, किसी को ले जाना, किसी को मैसेज देना, सबका काम चल रहा है। कौन कह रहा है यहां तक, फाइब्रिन बना। अब ये फाइब्रिन क्या कहलाएगा, फाइब्रिन कैसा होता है, जाली की तरह संरचना होती है। कैसे जाली की तरह, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ऐसे जाली की तरह संरचना होती है। इस जाली की तरह संरचना होगी फाइब्रिन की। ये फाइब्रिन क्या करेगा, रुधिराणु के साथ मिलकर, किसके साथ, रुधिराणु यानी WBC RBC और प्लेटलेट्स को क्या करेगा, इसके साथ मिल जाएंगे। कैसे मिलेगा भाई, जैसे देखो
कहीं से अगर कोई पानी बहता हुआ जा रहा है, वहां पे 4-5 आप ऐसे रॉड लगा दो, उसके बाद क्या होगा, जितने भी कूड़े करकट रहेंगे, कूड़े उड़े रहते हैं, क्या होते हैं, उसी में फंस जाएंगे। यानी अगर वहां पे जमा हो गया तो सब फंस गए, तो पानी बाहर जा पाएगा पूरी तरह से? नहीं जा पाएगा। इसी प्रकार से ये होता है कि फाइब्रिन क्या करता है, रुधिराणुओं के साथ मिलकर, यानी WBC और प्लेटलेट्स के साथ मिलकर क्या कर देता है, रक्त का थक्का बनाना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है, रक्त का थक्का बनाना स्टार्ट कर देता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन कौन हेल्प किया? देखो भाई, थ्रोम्बोसाइट क्या किया, वायु के संपर्क में आया, वायु से संपर्क में आने के बाद क्या बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब एक थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर किसको जगाया, प्रोथ्रोम्बिन को। अब जब ये उठ के गया तो क्या बनाया, थ्रोम्बिन। अब ए थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर क्या बना गया, फाइब्रिन। अब ए फाइब्रिन रुधिराणुओं के साथ मिलकर क्या बनाया, रक्त का थक्का बना दिया। सुनो, अगर मैं बात करूं कि ब्लड के थक्का जमने में कौन कौन ज्यादा हेल्प किया, कौन कौन हेल्प किया, रुधिराणुओं में कौन किया भाई, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट सबसे पहले बनाया था, वायु के रिस्पेक्ट में मिला था, यही ना। तो क्या बना दिया था, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया था। अब रुधिराणुओं में थ्रोम्बोसाइट बनाया। ये सब, इन सब का काम क्या है भाई, थक्का बनाना। फिर प्रोटीन अगर पूछेगा कौन सा प्रोटीन थक्का बनाता है, तो क्या बोलोगे, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोबिन, प्रोथ्रोम्बिन। पूछा जाएगा कौन सा तत्व या धातु, तो कैल्शियम होगा। अगर पूछा जाएगा कौन सा विटामिन, तो विटामिन के। देखो भाई, विटामिन के बहुत ज्यादा हेल्प करता है थक्का बनाने में, बहुत ज्यादा हेल्प करता है थक्का बनाने में। कौन विटामिन, विटामिन के। समझ में क्या, इन सब का काम है क्या, इन सब का काम क्या है, थक्का बनाना, ब्लड को थक्का बनाना। लेकिन कभी कभी विटामिन के की वजह से क्या होता है, एक की वजह से हमारे बॉडी में कभी कभी से आप लोग सुने होंगे कि किसी को हेमरेज हो गया। क्या हुआ, हेमरेज हो गया। ये विटामिन के क्या करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ब्लड के अंदर ही, जैसे मान लो ये मेरी वेन जा रही है, यहां पे ये क्या किया, अंदर थक्का बना दिया, विटामिन के ज्यादा हो गया, तो क्या किया, यहाँ पे थक्का बना दिया। अब सोचो हमारा बीपी, जो ब्लड का प्रेशर है, कितना जाता है भाई, जब हार्ट छोड़ता है तो 120, वापस 80, 120 80, 120 80 की स्पीड में आता जाता है, यही होता है। सिस्टोल किया तो 120, डायस्टोल किया तो 80। देखो भाई, सिस्टोल डायस्टोल यही होता है। तो विटामिन के की वजह से क्या हो जाता है कि हमारे ब्लड में मान लो यहां पे कहीं थक्का बनना स्टार्ट हो गया, थक्का बनना स्टार्ट हो गया। अब जब थक्का बनना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर ही अगर थक्का बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे, हेमरेज। आप लोग जानते होंगे सबसे ज्यादा ब्रेन का हेमरेज होता है, क्योंकि ये नस बहुत जल्दी फट जाती है। समझ में आ गया, इसलिए थोड़ा बच के रहे। अगली चीज बात करते हैं एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग का मतलब होता है जो क्लॉट करने से रोकता है, क्लॉट करने से रोकता है। क्लॉट करने से कौन रोकता है भाई, हिपेरिन। एक हिपेरिन है जो क्लॉटिंग करने से रोके। लेकिन इसकी भी बड़ी प्रॉब्लम है और इसकी भी बड़ी प्रॉब्लम। भाई ये सब तो क्या करते हैं, क्लॉट करेंगे, और जबकि ये क्लॉट नहीं करने देगा, तो साथ में तो दोनों रहते हैं, हिपेरिन भी और ये सब भी बॉडी के अंदर ही, हमारे ब्लड के अंदर ही है। लेकिन सुनिएगा, इसकी एक प्रॉब्लम है हिपेरिन की। हिपेरिन जब भी किसके साथ मिलेगा, एयर के साथ मिल जाएगा तो ये मर जाएगा। एयर इसको लग गई तो ये मर जाएगा, एयर लग गई तो ये मर जाएगा। एयर नहीं लगनी चाहिए, और इन सबको एयर के रिस्पेक्ट में ही होनी चाहिए। मान लो कहीं पे कट लगा तो एयर बना, एयर बनने के साथ वहां पे क्या होगा, रुधिराणुओं में से थ्रोम्बोसाइट जाएगा, यही तो संपर्क में जाएगा, तो प्रोथ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा। सुनो भाई, अब मैं बात कर रहा हूं हिपेरिन की। हिपेरिन का काम क्या था,
एंटीकोगुलेंट मतलब एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड को थक्का नहीं बनने देगा, ये सब थक्का बनने देंगे। जब कहीं कट लगता है तो वहां का हेपेरिन क्या हो जाता है, मर जाता है, हेपेरिन मर जाता है। जब हेपेरिन मर गया तो क्लॉटिंग तो होगी, क्योंकि ये तो है नहीं जो रोक देगा क्लॉटिंग होने से, ये तो है नहीं जो क्लॉटिंग होने से रोक देगा। समझ में आ गया? अब बॉडी के अंदर क्यों नहीं होता? बॉडी के अंदर भाई हेपेरिन का लेवल ज्यादा होता है, हेपेरिन इन सब पे भारी पड़ता अकेले। बॉडी के अंदर जहां पे एयर नहीं रहेगा वहां पे हेपेरिन सबसे अधिक पावरफुल होगा। अगर एयर के रिस्पेक्ट में आ गया तो हेपेरिन ही मर जाता है। समझ में आ गया? हेपेरिन कब मरता है? एयर के रिस्पेक्ट में। सुनो भाई, कभी बोला जाता हो, सुने होंगे कि डॉक्टर कभी इंजेक्शन लगाता हुआ तो क्या करता है, ऐसे इंजेक्शन को भरता है, फिर उसके बाद एयर को निकालता है। क्या करता है? एयर को निकालता है। ठीक है, एयर को निकालता है। क्यों निकाला? रीजन है कि अगर वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो एयर अगर चली गई तो किसको मारेगी? हेपेरिन को। और हेपेरिन अगर मर गया तो ये सब तो अंदर ही क्लॉट कर देंगे ना। जब अंदर क्लॉट होता है तो क्या कहलाता है? हेमरेज। समझ में आ गया? हेमरेज हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ की वेन मजबूत होती है जबकि ब्रेन की वेन नहीं मजबूत होती, यहाँ तक एयर ना पहुंचे। समझ में आ गया? इसलिए कभी कभी डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन लगा दिया और आपको क्या हो गया, वहां पे दर्द होना स्टार्ट हुआ, वहां पे सूजन हो गया, वहां की मांसपेशियां टाइट हो गई। डॉक्टर क्या बोलता है भाई कि गर्म पानी से धो लो, गर्म पानी से धो लो। क्यों बोला? ये तो आपको पता नहीं है कि वो एयर निकाला नहीं था। ये पूरी तरह से एयर निकाला होता डॉक्टर तो प्रॉब्लम नहीं होती। समझ में आ गया? इसलिए सावधानियां बरतें कि डॉक्टर जब भी इंजेक्शन लगाए तो पूरी तरह से आप खुद देख लें। समझ में आ गया कि वहां पे एयर है कि नहीं। एयर अगर हमारे बॉडी में जा रही है तो प्रॉब्लम होगा। तब वो सेकैया करने पे क्या होती है भाई, उसे तब वहां पे एयर निकल जाती है। समझ में आ गया? इसलिए और भी देखे होंगे, जब आप ड्रिप चढ़ाते हैं, ड्रिप चढ़वाते हैं कभी, तो क्या होता है कि थोड़ी सी जब बची होती है, मान लो यहाँ तक में कोई बहुत बोतल चढ़ रही है, तो यहाँ तक जब थोड़ा सा बचा होता है तभी वो बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से अगर एयर चली गई ना तो आपको मार भी सकती है, आपकी जिंदगी खत्म। क्यों? क्योंकि एयर अगर हमारी बॉडी में बह गया तो हेपेरिन खत्म। अगर हेपेरिन खत्म तो ये सब तो अंदर ही बना देंगे ना थक्का, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में है ये सब। समझ में आ गया? एक पॉइंट और सुनो, हेपेरिन और फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन को बनाता कौन है भाई? लीवर। ये सब बनते कौन है कि कौन बनाता है इसको? लीवर बनाएगा तो दो तीनों को, एक को, दो को वायु के रिस्पेक्ट में, एक को बिना वायु के रिस्पेक्ट में। एक क्या करता है? इसका काम है ब्लड होने से रोकता, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। और जबकि इन दोनों का काम क्या होता है? ब्लड को थक्का बनाना यानी क्लॉट करने का काम होता है। समझ में आ गया? ठीक है, मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू क्लास।